बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम अपना सबसे पहला टॉपिक FAR 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये है हमारे पास IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सर एग्जाम व्यू पॉइंट से मैक्सिमम ये टॉपिक 8 नंबर का टेस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्योंकि आपके सिलेबस के सारे स्टैंडर्ड्स को आई कैप या तो टेस्टिंग लेवल 1 या टेस्टिंग लेवल 2 या टेस्टिंग लेवल 3 पे टेस्ट कर सकता है। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब ये होता है इस टॉपिक से मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है जी, टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब है 20 नंबर मैक्सिमम, और टेस्टिंग लेवल 3 का मतलब है 25 नंबर। इस टॉपिक का टेस्टिंग लेवल है 1, यानी ये मैक्सिमम 8 नंबर का टेस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकता। फिर सर प्रोफिशिएंसी का मतलब है सवाल कितना मुश्किल आएगा। प्रोफिशिएंसी भी तीन तीन लेवल्स की है सर आई कैप के एग्जाम्स में, P1 P2 P3। प्रोफिशिएंसी 1 का मतलब है बिल्कुल बेसिक सवाल। प्रोफिशिएंसी 2 का मतलब है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो उसको आपने अप्लाई करना है किसी सिनेरियो में। और टेस्टिंग लेवल 3 का मतलब ये कि सर आपने जो बिजनेस केस देखना है पेपर में वो एक लॉन्ग बिजनेस केस होगा, मुश्किल केस होगा। ठीक है जी, और आपने उस स्टैंडर्ड के अलावा बाकी स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई करने होंगे उस पर। तो सर इसका प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है, यानी सर इसका जो सवाल आएगा वो मुश्किल जरूर होगा, बिल्कुल बेसिक नहीं होगा लेकिन एक्सट्रीमली एडवांस भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम सर इसका टेस्टिंग लेवल 1 है, यानी मैक्सिमम 8 नंबर का टेस्ट होगा। 2019 से सर ये सिलेबस का पार्ट है। सितंबर 2019 में आईकैप ने इसको पहली दफा फुल मार्क्स के लिए पूछा। ठीक है जी, उसकी अगली ही अटेम्प्ट में दोबारा ही 8 नंबर के लिए टेस्ट हुआ। उसकी अगली अटेम्प्ट में सर ये 2.5 नंबर के लिए टेस्ट हुआ, और उसके बाद से शायद एग्जामिनर को ये लगने लग गया कि IS-21 भाई बच्चों को समझ आ गया है। तो एग्जामिनर ने कोई 2 साल इस टॉपिक को टेस्ट नहीं किया, और फिर इसके बाद सितंबर 22 में 4 नंबर का ये एरिया टेस्ट हुआ। तो अगर मैं देखूं तो सर रीसेंट पास्ट में ये इतना टेस्ट नहीं हुआ, और अभी जो हमारे पास सर मार्च 23 की अटेम्प्ट आई उसमें भी टेस्ट नहीं हुआ। तो मैं अगर इस व्यू पॉइंट से देखूं कि ये रिसेंट पास में टेस्ट नहीं हुआ, तो इस अटेम्प्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया है, इसको आपने देख के जाना है। ठीक है जी, इससे 8 नंबर आ सकते हैं। और सर रिसेंटली CA फाइनल में जैसे एग्जामिनर्स पे सवाल बनाता है तो वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ मिला के इसको देख रहा होता है। तो मैं पूरे सिलेबस के अंदर इस स्टैंडर्ड को एक दफा पढ़ाने के बाद जितनी दफा भी सर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूँ जहां मुझे लगेगा कि ये स्टैंडर्ड IS-21 के साथ भी आ सकता है, तो मैं सर उस पर भी आपको सवाल करवाता जाऊंगा। तो यानी ये वो स्टैंडर्ड है जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर भी टेस्ट हो सकता है। हम सबसे पहले इसको आइसोलेशन में देखेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा हम उसको दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ मिला के भी देखेंगे। ये थी सर इसकी एग्जाम सिग्निफिकेंस। आए जरा सर इसके रूल्स पढ़ना शुरू करें। सर हम अपना सबसे पहला रूल देखने जा रहे हैं IS-21 का। सबसे पहले डेफिनेशन देखने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। सर ये कौन डिफाइन करेगा यार, मैं बांग्लादेशी टके में बनाऊं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पाकिस्तानी रुपये में बनाऊं, US डॉलर्स में बनाऊं, GB में बनाऊं, मेरी मर्जी? नहीं सर, आपकी मर्जी नहीं है। जो उस मुल्क का कानून है वो आपको जो कहेगा आपने उसके हिसाब से जो है वो अपनी करेंसी सेट करनी है। जैसे पाकिस्तान में कंपनी लॉ के हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी रुपीस में बनाने। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, प्रॉब्लम जब आती है या IS-21 की एप्लीकेशन जब आती है, जब आपके पास आपकी बैलेंस शीट के ऊपर या प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पे या प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कोई इनकम, कोई एक्सपेंस, कोई अमाउंट ऐसा आ रहा हो जो PKR में ना हो, फॉरेन करेंसी में हो, डॉलर्स में हो, येन्स में हो, जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में हो, तो सर फिर हम उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में? क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपने पूरी बैलेंस शीट को जो है वो PKR में रखूं और मैं रिसीवेबल उसमें से एक पोर्शन ऐसा हो जो डॉलर्स में आ रहा हो, तो कैसे चलेगा? तो सर ये स्टैंडर्ड मुझे ये सिखाएगा कि मुझे बैलेंस शीट और P&L में अगर कोई आइटम ऐसा मौजूद है जो फॉरेन करेंसी में, तो उसको मुझे किस तरीके से ट्रांसलेट करके PKR में उसको कन्वर्ट करना है और रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, और फिर जब सब्सिक्वेंटली उसमें चेंजेस आएंगी तो उसको कैसे लेके चलना है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर सर मेरे एक बंदे से $100 रिसीवेबल, मिसाल दे रहा हूं छोटी सी। ठीक है जी, $100 रिसीवेबल है, मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है $100 का। ठीक है जी, आज मिसाल के तौर पर डॉलर का रेट है 260 रुपए। ठीक है जी, 260 रुपए का डॉलर चल रहा है। सर मेरे पास 100 डॉलर्स का हिसाब किताब है, US डॉलर्स हैं 100, और मेरे पास एक्सचेंज रेट है 260। तो सर मेरे पास कोई 26,000 रुपए इस बंदे से रिसीवेबल है। डन। अब मुझे एक बात बताएं सर, कल
इस डॉलर का रेट 260 से 270 हो जाए तो क्या मेरा रिसीवेबल $100 से बढ़ के बढ़ जाएगा? नहीं सर, मेरा रिसीवेबल अभी भी $100 ही है, लेकिन चूंकि मैं अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस पाकिस्तानी करेंसी यानी रुपीस में बनाता हूं, तो अब मेरे पास सर ये जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, जो $100 का रिसीवेबल है, ये सर 26,000 रुपए का था, लेकिन रेट बढ़ जाने के बाद ये मुझे 27,000 रुपए का नजर आ रहा है। तो बताएं मैं इसको 26 पे ही रखूं या बढ़ा के 27 कर दूं? क्या करना चाहिए सर? ये जो फॉरेन करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट जो चेंज हो रहा है, इसके इंपैक्ट को मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करूं? IAS 21 का नाम भी यही है। IAS 21 का क्या नाम है जी? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में तब्दीली आएगी तो मैं अपनी बैलेंस शीट पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई फॉरेन करेंसी आइटम मौजूद है तो उसको किस रेट पे रिकॉर्ड करूंगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ये पूरा स्टैंडर्ड इस चीज के ऊपर है। ठीक है जी, याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन, मेरी पूरी बैलेंस शीट का एक एक आइटम पीकेआर में है, रुपीज में है, तो मुझे IAS 21 को देखना ही नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है सर, जब मैं पाकिस्तानी कंपनी और मेरी से मिसाल के तौर पर एक ब्रांच यूएसए में है, एक ब्रांच सर मेरी यूके में है, एक सब्सिडरी मेरी जापान में है, तो सर मेरे पास कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज डॉलर्स में आ रहे हैं, कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेरे पास सर जीबीपीज में आ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेरे पास सर येंस में आ रहे हैं। लेकिन सर अल्टीमेटली मैंने पाकिस्तान में जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो पीकेआर में बनाने हैं, तो मुझे सर इन डिफरेंट करेंसीज में मौजूद एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा पीकेआर में, और ये कन्वर्जन मुझे सिखाएगा ये स्टैंडर्ड। ये बात समझ आती है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमारी बैलेंस शीट के ऊपर सर कोई आइटम ऐसा मौजूद है जो कि डॉलर्स में है, जीबीपीज में, येंस में या पीएल में कोई ऐसा आइटम मौजूद है, तो हमने उसको किस रेट पे, किस तरीके से, किस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करना है और कैरी करना है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं सर हम एक स्टेप आगे, और अल्लाह का नाम लेके सर अब हम एक एक करके रूल पढ़ते जाएंगे। हमने अब तक सिर्फ ये देखा प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें बाय लॉ आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। अगर इस करेंसी के अलावा कोई और करेंसी भी आपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल की है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसके अंदर, या कोई बैलेंस आपके पास मौजूद है, तो उस ट्रांजैक्शन या बैलेंस को आपने किस तरीके से पीकेआर में रिकॉर्ड करना है, कन्वर्ट करना है, ये आपको ये स्टैंडर्ड सिखाएगा। पक्का जी? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हम बढ़ते हैं जनाब IAS 21 के कोर एरियाज की तरफ। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एज पर कंपनी लॉ पाकिस्तान की तमाम कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज में बनाने हैं, पाकिस्तानी रुपीज में बनाने हैं। सर अगर एक कंपनी की सारी ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, लेन देन सब रुपीज में हो रहा है, तो उसके लिए पीकेआर में यानी रुपीज में अकाउंट्स बनाना बहुत आसान है। लेकिन सर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस पीकेआर में ना हो, रुपीज में ना हो, किसी और करेंसी में हो रही हो, तो सर फिर उस पे IAS 21 अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर सर एक पाकिस्तानी कंपनी अपने जो है वो स्टॉक को बाहर बेचती है, एक्सपोर्ट करती है, डॉलर्स में पैसे आने, तो ये ट्रांजैक्शन होगी किसमें? फॉरेन करेंसी में। सर अगर पाकिस्तान में हम कोई इंपोर्ट करते हैं, सर गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो सर हमें पैसे डॉलर में देने, सर ये ट्रांजैक्शन भी क्या हो गई? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो सर वो ट्रांजैक्शन जो हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी में नहीं हो रही, किसी दूसरी करेंसी में हो रही होंगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। और इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए IAS 21 ने एक लाइन का सर क्राइटेरिया दिया है कि तमाम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को उस दिन के स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है। स्पॉट रेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट। क्या मतलब सर उस दिन के स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करने का मतलब क्या? सर मिसाल के तौर पे मेरे पास इन्वेंट्री है, सर इन्वेंट्री मैंने परचेज की सर 1 जनवरी 2022 को, सर मैंने इन्वेंट्री परचेज की से $2000 की, और मैंने से कोई 2 जनवरी को ही उसकी पेमेंट कर दी, और पेमेंट में मैंने सर $2000 ही की है। सर मैंने खरीदा इसको 1 जनवरी को और पेमेंट कर दी सर 2 जनवरी को। ठीक है जी, सर मेरे पास जो रेट था स्पॉट रेट, स्पॉट का मतलब है उस दिन
ये डॉलर कितने का मिल रहा था मार्केट से? सर डॉलर इस दिन मिल रहा था 80 रुपए का, और सर इस दिन डॉलर मिल रहा है 82 रुपीस का। अब बताएं सर मैं इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? मैं उसको 80 पे रिकॉर्ड करूं या जिस दिन मैंने पैसे दिए उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड करूं? स्टैंडर्ड आपको कह रहा है जी ट्रांजैक्शन डेट के, ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करें। अच्छा ट्रांजैक्शन का मतलब है इन्वेंट्री आपको किस दिन मिली? सर मुझे इन्वेंट्री मिली 1 जनवरी को, तो मैं इसको रिकॉर्ड ऐसे करूंगा 1 जनवरी 2022 को मैं एंट्री पास करूंगा इन्वेंट्री डेबिट कितने से भैया? सर $2000 इंटू 80, 1,60,000। और सर मेरे पास क्या चीज फिर? पेबल क्रेडिट कितने से भैया? 1,60,000, $2000 मैंने पे करने। फिर हुआ ये कि सर अगले दिन जब मैं पे करने गया ना डॉलर का रेट बढ़ गया, अब मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो मैंने अपने पास एंट्री पास की सर पेबल डेबिट। पेबल रिकॉर्ड कितने पे हुआ जी? 1,60,000 पे। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने जो कैश पे किया होगा वो पे किया होगा $2000 मल्टीप्लाई बाय 82, दैट इज 164,000। अब बताएं मैंने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, क्या ये 4,000 रुपए इन्वेंट्री में डाल दूं? अगर मैं इसको इन्वेंट्री में डालूंगा तो इन्वेंट्री बन जाएगी 1,64,000 की, यानी इफेक्टिवली इन्वेंट्री 82 पे रिकॉर्ड हो जाएगी। जबकि IS-21 ये कह रहा है कि सर ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे उसको रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन डेट का मतलब है जिस दिन मुझे इन्वेंट्री मिली, जिस दिन मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए। सर वो उस दिन तो 80 रुपए का रेट था, अब इन्वेंट्री को तो मैं 82 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इन्वेंट्री तो 80 पे रिकॉर्ड हो गई। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास फॉरेन करेंसी का रेट चेंज होने की वजह से मुझे लॉस हुआ है। लॉस कैसे हुआ है? क्योंकि सर मेरी लायबिलिटी थी 1,60,000 की और मुझे उसको सेटल करने के लिए पे करना पड़े 1,64,000, तो सर मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मैं नाम दे रहा हूं उसको एक्सचेंज लॉस। कितने का जी? 4,000 रुपए का। अब देखें इसके अंदर दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इस एक छोटी सी इलस्ट्रेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आपने इन्वेंट्री को 1 जनवरी पे क्यों रिकॉर्ड किया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये 4,000 का लॉस कहां से आया। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपने इन्वेंट्री को 1 जनवरी पे क्यों रिकॉर्ड किया? पैसे तो आपने 2 जनवरी को दिए, लेकिन सर दूसरा सवाल हमारे पास यह आता है कि 4,000 का लॉस कहां से आया। सबसे पहले सवाल का जवाब, इन्वेंट्री को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? इन्वेंट्री को किस दिन पे रिकॉर्ड करना चाहिए? इन्वेंट्री की इनिशियल रिकॉग्निशन कब होनी चाहिए? जी जनाब। सर इन्वेंट्री की इनिशियल रिकॉग्निशन होनी चाहिए उस दिन जिस दिन इन्वेंट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंटिटी को ट्रांसफर हो जाएं। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं सर इस तरीके से कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इन्वेंट्री खरीद लूं, मुझसे दुकान वाले ने कहा ये इन्वेंट्री होगी तुम्हारी, उसके बाद सर ये इन्वेंट्री गुम जाए, टूट फूट जाए, गायब हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसका मतलब है मैं इन्वेंट्री का रिस्क ओन कर चुका हूं। इसी तरह सर अगर मैं इन्वेंट्री खरीद लूं और उसके बाद वैल्यू बढ़ जाए इन्वेंट्री की, फायदा किसको होगा? मुझे होगा। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री के रिवॉर्ड्स भी मेरे। स्टैंडर्ड कहता है भैया इन्वेंट्री को उस दिन पे रिकॉर्ड करो जिस दिन उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका हो जाए, यानी इन्वेंट्री बाद में चोरी हो, गुमे, टूटे फूटे, खराब हो जाए, आप जिम्मेदार हो। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाए, फायदा आपको हो, आप इन्वेंट्री को उस दिन रिकॉर्ड करें। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सर जिस दिन हमें ये इन्वेंट्री रिसीव हुई होगी, सर मैंने उस दिन ये कंसिडर किया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गया, $2,000 का था, मैंने उस दिन का स्पॉट रेट इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब यह है समरी कि इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस दिन ट्रांसफर हो जाए उस दिन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करो। और अगर वो इन्वेंट्री सर फॉरेन करेंसी में परचेज हुई है तो जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ हमें, उस दिन हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, उसी दिन के रेट पे रिकॉर्ड करें। और अगर बाद में रेट तब्दील हो जाए, उसकी वजह से मुझे गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इन्वेंट्री को 1,60,000 पे रिकॉर्ड किया, पेबल को 1,60 पे रिकॉर्ड किया, लेकिन 1,60,000 की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए मुझे पैसे 1,64,000 देने पड़े, और सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस पूरी इलस्ट्रेशन, छोटी सी इलस्ट्रेशन के अंदर दो बातें हमारे सामने हैं। सबसे पहली चीज IS-21 ने कहा सारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करो।
स्पॉट का मतलब है डॉलर उस दिन कितने का है उस रेट पे रिकॉर्ड करो। दूसरी चीज हमें पता चली कि इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड उस दिन करते हैं जब उनका इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो जाए। और सर फिर हमें यह पता चला कि एक दफा इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गई और बाद में सर हमारे पास पेबल को सेटल करने के लिए पैसे ज्यादा या कम देने पड़े फॉरेन करेंसी का रेट चेंज होने की वजह से, तो हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तीन बातें ज़हन नशीन। सर पहली बात, सर जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उस दिन जो डॉलर जीबीपी वगैरह का रेट चल रहा होगा फॉरेन करेंसी का, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें मिल जाए। तीसरी चीज सर, एक्सचेंज गेन और लॉस आता है जब आपने सर एक चीज रिकॉर्ड की होती है और बाद में आपको पैसे ज्यादा या कम देने पड़ जाते हैं। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैंने भी कोई टेक्निकल बात नहीं की है। अब बताएं सर, हमारे पास तीन तीन चीजें, ट्रांजैक्शन डेट के स्पॉट रेट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। स्पेसिफिकली इन्वेंट्री की बात करें तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो जाए हमने तब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। और सर अगर रिकॉर्ड होने के बाद हमें पैसे बाद में ज्यादा या कम देने पड़े तो गेन और लॉस आएगा। डन। अब सवाल ये उठता है जनाब, हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर मेजर ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री सेल परचेज की होती है। इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस दिन हमें मिलेगा हम उस दिन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने फॉरेन करेंसी में परचेज किया होगा तो उसी दिन का रेट लेंगे और बाद में अगर रेट चेंज हुआ तो हमें गेन और लॉस होगा। समझे? जिस दिन हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो इन्वेंट्री का हम उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर डॉलर्स में खरीदा है तो उस दिन का डॉलर का रेट लेंगे, बाद में रेट तब्दील हो जाए तो हमें गेन और लॉस होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, जिस दिन हमने इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें मिला उसी दिन हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, उसी दिन के डॉलर के रेट पे रिकॉर्ड करना है और बाद में अगर रेट तब्दील हो गया तो हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? क्या सिर्फ गुड्स रिसीव करने पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है? नहीं सर। सर इंटरनेशनल लॉ में 4 तरीके दिए हुए हैं ये जानने के लिए, ये मालूम करने के लिए और ये बताने के लिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि जिस दिन हमें इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा उसी दिन हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन जो डॉलर का रेट होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे और बाद में अगर डॉलर का रेट तब्दील हो गया तो हमें गेन भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। तो आए जरा देखते हैं जनाब वो 4 तरीके कौन से हैं जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का आपको पता चलेगा। नहीं, वो 4 स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड जानना क्यों जरूरी है कि कब हमें ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उसी दिन हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन के डॉलर के रेट पे रिकॉर्ड करेंगे और अगर रेट बाद में पेमेंट से पहले तब्दील हो गया तो हमें गेन भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। आइए देखते हैं जनाब वो 4 मेथड्स कौन से हैं, वो 4 तरीके, वो 4 स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मालूम करने के लिए क्या हमें ट्रांसफर हुआ या नहीं वो हमें देखने हैं। चलो जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुई है तो आपसे IAS 21 ये कहता है कि जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन का आप फॉरेन करेंसी का रेट लें और आप उस पर उसको रिकॉर्ड कर दें। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर एक ट्रांजेक्शन है हमारे पास इन्वेंट्री की परचेज, तो जिस दिन इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी दिन के डॉलर के रेट पर उसको रिकॉर्ड करना है। अब सबसे बड़ा मसला ये कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड किस दिन करें? भाई इन्वेंट्री उस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए जिस दिन हमें इन्वेंट्री का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। तो जिस दिन हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए होंगे हम उस दिन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और उस दिन रिकॉर्ड करने के वक्त जो डॉलर का रेट होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। IAS 21 हमें ये कहता है अगर हमने इन्वेंट्री डॉलर्स में परचेज की है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? तो सर इसके लिए 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है लॉ ने 4 तरीके डिफाइन किए हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ने 4 मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको कब ट्रांसफर हुआ है। जिस दिन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है उस दिन आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और उस दिन का डॉलर का रेट लेंगे। ठीक है? आए जरा सर हम सबसे पहले उन 4 मेथड्स में से पहले मेथड को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला मेथड है इसके अंदर सर फ्री ऑन बोर्ड। अब एक एक मेथड को अच्छे तरीके से समझना है मेरे बच्चों।
अज्यूम करें सर मेरे पास एक दिन ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। गौर से सुनना मेरे बच्चों। सर अज्यूम करें सर मेरे पास मैं हूं मिस्टर अहमद रजा, ठीक है जी, ये है सर, और मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैं सेलर हूं, ठीक है जी। सेलर को मैं नाम दे रहा हूं क्या चीज, ARM, ठीक है। मैं गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है। और सर आज की डेट है मेरे पास 1 जनवरी 2022। डन। मैंने डेट ले ली, थोड़ी सी पुरानी डेट ले ली है सर। फिर मैं सेलर हूं सर, और हमारा शहर है कराची, ठीक है। कराची से मैं गुड्स भेज रहा हूं, कहां भेज रहा हूं सर मैं? सर मैं कराची से गुड्स भेज रहा हूं सर, मिसाल के तौर पे उस्मान को। उस्मान कहाँ है सर? उस्मान है बायर, ठीक है जी। उस्मान को मैं क्या नाम दे रहा हूं? उस्मान कौन है जी? हमारे बायर। बायर हैं उस्मान। सर उस्मान साहब बैठे हैं ढाका में। कहाँ बैठे हैं? ढाका में। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सेलर हूं, उस्मान जो है वो बायर है, ये ढाका में बैठा हुआ है। ढाका तक गुड्स पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाएगा। 31 जनवरी आ चुकी होगी। समंदर के रास्ते में इसको भेज रहे हैं, ठीक है जी। मैंने यहां से गुड्स लोड की, ठीक है जी, यहां से मैंने गुड्स लोड की, यहां गुड्स अनलोड हुई। अनलोड होने के बाद कस्टम क्लियरेंस हुई। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद सर ये गुड्स उस्मान के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं जनाब, हमारे पास कस्टम क्लियरेंस, ठीक है जी। और ये कस्टम क्लियरेंस अज्यूम करें हमारे पास हुई है 10 फेब 2022 को। अब मेरा एक सवाल है सर, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है? देखें, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब यह है कि जब सेलर यानी अहमद रजा और बायर के बीच में अग्रीमेंट हो रहा था, तो सेलर ने कहा भैया मैं एक शिप पे सामान लोड कर दूंगा। जिस दिन मैंने शिप पे 1 जनवरी को सामान लोड किया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है जी। मैं बरी उस जिम्मा हो गया। उस्मान ने कहा ठीक है, जिस दिन आप सामान लोड करेंगे ना शिप पे, वो शिप भले कराची में खड़ी होगी, लेकिन मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम कर लूंगा। इसका मतलब है समंदर के सफर के दौरान अगर सामान डूब गया, जिम्मेदार कौन? बायर। क्योंकि बायर ने कहा जनाब सेलर की पोर्ट पे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम कर लूंगा। इसका मतलब यह है कि सेलर ने, अहमद रजा ने रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर कर दिए? जब उसने शिप को सामान हैंड ओवर कर दिया। अब शिप रास्ते में चल रही है, शिप डूबे, तबाह हो जाए, तूफान आ जाए, समंदर में चली जाए, जिम्मेदार कौन होगा? उस्मान होगा, ठीक है जी। अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब बताएं सर, इस बायर ने रिस्क एंड रिवॉर्ड कब अज्यूम किए? सर इस बायर ने रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम किए 1 जनवरी 2022 को। ये मेथड कहलाता है फ्री ऑन बोर्ड। यानी सर जब सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट बन रहा होता है, तो उसके अंदर लिख दिया जाता है जी द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी। फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी का मतलब ये कि सर जब सेलर कहेगा कि जी मैंने गुड्स शिप को हैंडओवर कर दिए, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो सर आइंदा के बाद जब भी मैं फ्री ऑन बोर्ड का वर्ड सुनूं, इसका मतलब यही होगा कि सेलर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है अपनी ही पोर्ट पे, और बायर रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम कर लेता है अपनी पोर्ट पे। अब एक छोटा सा मसला है सर इसके अंदर। सर मुझे बताएं सर, सेलर ने सेल्स कब बुक करनी है? सेलर की सेल्स कब बुक होगी? डेट बताओ, शाबाश, डेट बताओ सर। 1 जनवरी। सर बायर अपनी परचेजेस कब बुक करेगा? सर जब उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम किया। और ये डेट भी कौन सी है सर हमारी? 1 जनवरी। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मुझे बताएं सर, इस रास्ते के दौरान जो फ्रेट का खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा? फ्रेट का खर्चा कौन पे करेगा? सर सीधी सी बात है, जब मेरे पोर्ट पे उस्मान साहब यानी बायर ओनर बन चुके हैं, तो फ्रेट का खर्चा कौन पे करेगा? सर बायर पे करेगा, ठीक है जी। बस ही आपने याद रखना है सर। फ्रेट के बाद इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, हाँ जी, इंश्योरेंस कौन कराता है? मालिक कराता है सर। तो मालिक ने इंश्योरेंस कराना है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस, कि डूब वूब ना जाए सामान। अगर डूबे तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी। सर ये भी कौन कराता है? बायर कराता है। फिर सर जब सामान पोर्ट पे पहुंच जाता है, कस्टम से क्लियर कौन करवाएगा? सर ये भी बायर कराएगा। तो कस्टम रिस्क या कस्टम क्लियरेंस ये भी कौन कराएगा भैया? बायर कराएगा। अब एक बात बताएं, अगर कस्टम्स पे सामान रुक जाए कि जी आगे नहीं जाने देंगे,
आपने सामान गलत मंगवाया, जब्त हो जाएगा, तो नुकसान किसका है? बायर का है। क्यों? क्योंकि बायर ने कहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम कर लिए थे? सेलर की पोर्ट पे। अब बताएं, आइंदा के बाद जब आप ये वर्ड सुनो ना, फ्री ऑन बोर्ड, इसका मतलब है सेलर ने रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी दिन ट्रांसफर कर दिए जब उसने गुड्स हैंडओवर कर दी एक चार्टर्ड शिप को। अब ये चार्टर्ड शिप के पास जब गुड्स आ गई, बायर हो चुका है जिम्मेदार, बायर हो चुका है ओनर। दोनों लोग 1 जनवरी को एंट्री पास करेंगे। सेलर सेल्स की एंट्री पास करेगा और बायर परचेज की एंट्री पास करेगा। दो बायर के पास अभी तक फिजिकली गुड्स रिसीव नहीं हुई हैं, लेकिन फिजिकल रिसीव होना क्राइटेरिया नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्राइटेरिया है। डन। अब एक बात बताएं सर, ये ध्यान में रहेगा, आइंदा के बाद जब फ्री ऑन बोर्ड का वर्ड सुनो तो जिस दिन सेलर ने अपने पोर्ट पे गुड्स हैंडओवर किए उसी दिन हम सेल्स बुक कर लेंगे, भले बायर को गुड्स अभी तक फिजिकली रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। अब देखिए इस पे एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है जी हमने लाहौर से सामान लिया और ट्रक पे जो है वो सेलर ने गुड्स अपलोड कर दी, उसी दिन आपको परचेज बुक कर लेनी है, उसी दिन के डॉलर का रेट लेना है आपने। ऐसा है, ये बात याद रहेगी मेरे बच्चों, पक्का। एक स्टेप और आगे बढ़े हम। सर इसको प्यार से ना CIF भी कहते हैं, सॉरी FOB भी कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है जी। अब आए सर हम अपने सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं जनाब। सर हमने पहला मेथड कवर कर लिया, फ्री ऑन बोर्ड। ये नाम है फ्री ऑन बोर्ड, यानी सर आपने, सेलर ने अपने पोर्ट पे ही, अपने बोर्ड पे ही रिस्क ट्रांसफर कर दिया बायर को। अब हम जाते हैं सर सेकंड मेथड के अंदर। देखिए ये नाम जो है ना फ्री ऑन बोर्ड, ये लॉ ने इनको दिया, ठीक है। जो दूसरा नाम है ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, आपने नाम को नहीं देखना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। दूसरा नाम है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसको हम कहते हैं जनाब CIF मेथड। इसका मतलब क्या है सर, ये जरा सुनिएगा दोस्त। मैं फिर आपके सामने सर एक डायग्राम रख रहा हूं, एक टाइमलाइन रख रहा हूं सर। सर ये एक डेट, सर ये दूसरी डेट और ये तीसरी डेट। सर ये है मेरे पास सेलर का पोर्ट, ठीक है जी, मैं नाम दे रहा हूं सर इसको सेलर पोर्ट। ठीक है जी। ये है मेरे पास बायर का पोर्ट, ठीक है जी। अज्यूम करें सेलर मैं हूं सर, और बायर अज्यूम करें मेरे पास हुसैन भाई हैं, ठीक है जी। सर ये है मेरे पास कस्टम क्लियरेंस, ठीक है जी। सर मैंने 1 जनवरी 2022 को गुड्स बेचे हैं, बायर को 31 जनवरी 2022 को गुड्स मिल गए और उसको 10 दिन लगे इसको कस्टम से क्लियर करवाने में, 10 फेब तक कस्टम से क्लियर भी हो गए, ठीक है जी। अब सुने, मेरे और बायर के बीच, सेलर, मेरे और सेलर, सॉरी बायर के बीच में, मैं सेलर हूं, बायर और मेरे बीच में जब अग्रीमेंट हो रहा था तो मैंने, अहमद रजा ने बायर से ये कहा कि भाई मैं जब गुड्स चार्टर्ड शिप को हैंडओवर करूंगा ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, आगे से आप जानो, आपका काम जाने। बायर ने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप एक काम करें, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर कर दें। कहां पर? रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर कर दें मुझे? अपने पोर्ट पर, यानी कि सेलर की पोर्ट पर, ठीक है जी। अब बताएं, अगर सेलर की पोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें और FOB में फर्क क्या रहेगा? वहां पर भी तो सेलर की पोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है जी। तो यहां और इसमें फर्क क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है इसके अंदर, बायर जो है वो सेलर से ये कहेगा कि ए मिस्टर सेलर, यार तुम मेरे बिहाफ पे ना, या मेरी जगह, अल्लाह के वास्ते सिर्फ फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा दे दो बस। क्या खर्चा दे दो? फ्रेट और इंश्योरेंस का। ये फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा पहले कौन दे रहा था? ये दे रहा था बायर। अब बायर ने सेलर को कहा भाई मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड आपकी पोर्ट पे ही अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन साईं थोड़ी मेहरबानी, आप एक काम करो, फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा आप पे कर दो। अब देखो ये खर्चे उसूलन बायर को पे करने चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को कब ट्रांसफर हुआ? सेलर की पोर्ट पे। लेकिन बायर की जगह ये खर्चा एज अ गुडविल जेस्चर सेलर पे कर देगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं CIF। लेकिन FOB मेथड में और इस मेथड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है सर? बायर को रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है? सेलर की पोर्ट पर। तो अब बताएं सर, मैं अगर इस मेथड में भी आपसे पूछूं तो मेरे पास सर सेलर कब एंट्री पास करेगा सेल की? जी, सेलर सेल्स कब बुक करेगा? किस तारीख को बुक करेगा मेरे बच्चों? 1 जनवरी को। सर बायर परचेजेस कब बुक करेगा? जी मेरे प्यारे बच्चों, बायर परचेजेस भी बुक करेगा 1 जनवरी 2022 को।
अच्छा जी, अब बताएं सर कुछ खर्चे, खर्चा है फ्रेट का, सर खर्चा है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का, सर खर्चा है कस्टम क्लियरेंस यानी कस्टम ड्यूटी का। मुझे बताएं सर यहां पर फ्रेट कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। दो रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर हो चुका है, सेलर कहेगा एट गुडविल जैसे रास्ते का किराया मुझसे ले ले। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट सेलर पे करेगा एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, कोई टेंशन नहीं यार मैं दे देता हूं, लेकिन कस्टम की क्लियरेंस, उसका रिस्क, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ बायर पे करेगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है जी कि जो दो दो बेसिस हैं, एफओबी बेसिस और सीआईएफ बेसिस, एग्जाम में वो आपको कहेगा कंपनी परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन सीआईएफ बेसिस, कंपनी परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन एफओबी बेसिस। बेसिस आपको पता होनी चाहिए कि एफओबी क्या है और सीआईएफ क्या है। सर मुझे बताएं दोनों में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा, सेलर की पोर्ट पे। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा, सेलर की पोर्ट पे। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा, सेलर की पोर्ट के ऊपर। फर्क क्या है दोनों मेथड्स के अंदर, एक मेथड में सर सेलर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देगा तो आगे के सारे खर्चे, फ्रेट, इंश्योरेंस और कस्टम क्लियरेंस, ये पे करेगा बायर। लेकिन सर दूसरे मेथड में बायर के रिक्वेस्ट पे दो खर्चे सेलर पे करेगा, कौन से सर, फ्रेट और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट के, ये दोनों खर्चे कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। किसकी रिक्वेस्ट पे, बायर की रिक्वेस्ट पे। लेकिन याद रखना दोनों में एक चीज कॉमन है, रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर की पोर्ट पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। डन है जी। हम बड़े सर अपने थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर, दो स्टैंडर्ड और रह गए। इन दोनों स्टैंडर्ड्स में आपने एफओबी में और सीआईएफ में रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रिगर देखा। कब आपने बुक करना है, जब सेलर की पोर्ट पे सामान सेलर हैंड ओवर कर दे। डन। चलो जी हम तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं जनाब। थर्ड मेथड है हमारे पास डिलीवरी एट टर्मिनल। सर आसान भाषा में इसको कहते हैं डैट, डीएटी। सर इसमें क्या है सर, ये तीसरा स्टैंडर्ड है हमारा, गौर से देखिएगा मेरे बच्चों। तीन डेट्स हैं हमारे पास सर, एक, दो और तीन। ठीक है जी, अज्यूम करें सर ये सेलर का पोर्ट है। बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ये मैं हूं, ठीक है जी, ये मेरा बायर है। ठीक है जी, अब अज्यूम करें मैं असलम हूं। ठीक है जी, फिर मेरे पास सर एक और डेट है कस्टम क्लियरेंस की। अब अज्यूम करें सर मैंने 1 जनवरी को गुड्स चार्टर्ड शिप को हैंडओवर किए, 31 जनवरी को ये बायर के पास पहुंचे और 10 फेब को बायर ने ये कस्टम से क्लियर भी करवा लिए। गौर से देखना मेरे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब बायर और सेलर आपस में बैठे हुए, सेलर ने कहा भाई मैं आपको गुड्स हैंडओवर कर दूंगा शिप पे, बायर ने कहा नहीं 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 नहीं, हैंडओवर करना है, जो करना है करो, जब तक गुड्स मेरे टर्मिनल पे नहीं पहुंचेंगे, मेरे शहर में नहीं पहुंचेंगे, मेरे पोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम नहीं करता। भाई रास्ते में डूब जाए मेरा क्या जिम्मा। ठीक है जी, अब बताएं ऐसी सिचुएशन में, ये सिचुएशन आती कब है, जब बायर बार्गेनिंग पोजीशन में होता है, जो बायर स्ट्रांग होता है, वो कहता है नहीं यार मेरे भाई पोर्ट तक सामान ला के दो तो मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम करूं, दरमियान में डूब जाए मैं जिम्मेदार नहीं। अब बताएं सर इसमें और ऊपर वाले दोनों केसेस में फर्क यह है कि यहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड, यहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हो रहा है सर, यहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है बायर की पोर्ट पे जाके। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं सेलर सेल्स की एंट्री कब पास करेगा, सेलर सेल्स कब बुक करेगा और बायर परचेजेस कब बुक करेगा, बताएं जी। सेलर कह रहा है जब तक मेरे मोहल्ले में यानी सर मेरे पोर्ट पर सामान ला के नहीं दोगे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम नहीं करूंगा। तो सर हमें सेल्स बुक करनी चाहिए 31 जनवरी को और हमें परचेज भी बुक करनी चाहिए 31 जनवरी 2022 को, क्योंकि सर हमारे पास एज अ बायर, अगर मैं बायर बन जाऊं 2 मिनट के लिए, तो सर एज अ बायर मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड कब मिला, 31 जनवरी को। एज अ सेलर रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ, 31 जनवरी को। तो आपने पेपर में आंखें खोल के देखना है कि टर्म्स एफओबी हैं, सीआईएफ हैं या डीएटी हैं। डीएटी में रिस्क ट्रांसफर होता है सेलर की तरफ से बायर को, रिस्क कब ट्रांसफर होता है,
बायर की पोर्ट पे जाके। तो सर जब तक बायर की पोर्ट पे हम नहीं पहुंचेंगे हम सेल्स और परचेज बुक नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात है सर, चूंकि खर्चा, चूंकि बायर तक पहुंचाने का सारा जिम्मा सेलर का है, तो फ्रेट कौन पे करेगा? खुद सोचो, बायर ने कहा भी मेरे घर तक यानी मेरे पोर्ट तक ला के दो, तो सीधी सी बात है सर फ्रेट पे करेगा सेलर। ठीक है जी। अब बताएं सर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन पे करेगा? ये क्या सर बायर की रिक्वेस्ट पे हम पे करें? नहीं सर, अग्रीमेंट है कि बायर कह रहे हैं मेरे पोर्ट तक ला के दो तो बात बने। सर इसका मतलब है जितने खर्चे हो रहे हैं वो अब तक सेलर पे करेगा। लेकिन सर जब पोर्ट पे पहुंच जाएगा ना, तो अब हम बायर को कहेंगे कस्टम क्लियर करवाना तेरा काम है भाई। तो कस्टम क्लियरेंस ये कौन करवाएगा भैया? सर ये करवाएगा हमारा बायर। कस्टम ड्यूटी भी बायर ही पे करेगा। अब बताएं सर इसमें और ऊपर वाले दो मेथड्स में फर्क। ऊपर वाले दो मेथड्स में सेलर ने जैसी शिप को गुड्स हैंडओवर करनी है, सेल्स बुक कर लेनी है। सर डिलीवरी एट टर्मिनल में जब तक बायर की पोर्ट पे गुड्स नहीं पहुंचेंगी हम सेल्स बुक नहीं करेंगे। ये बात समझ आती है सर? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और अब हम देखने जा रहे हैं अपना आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेज। ठीक है जी। ये हमारा सर चौथा प्रोसेस है, जिस कॉल्ड डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये भी एक्सटेंडेड है दुनिया में। इसको वो रेसलिंग का एक दाव होता था ना, डीडीपी, डीडीपी कहते हैं सर इसको। अज्यूम करें 2 मिनट के लिए, मैं फिर एक टाइमलाइन बना रहा हूं सर। ये डेट, ये डेट और ये डेट। ठीक है जी। सर मेरे पास ये है सेलर का पोर्ट, ये है मेरे पास बायर का पोर्ट, ये है मेरे पास कस्टम क्लियर्ड। ठीक है जी। अज्यूम करें सर 1 जनवरी को हमने गुड्स शिप पे डाली और ये शिप जा रही है सर से ढाका। ठीक है जी। और ढाका में बैठे हैं सर मिसाल के तौर पे बबलू भाई। ठीक है जी। ये 31 जनवरी की डेट है सर, ये ढाका पहुंचेगा। और सर कस्टम क्लियर करवाने में 10 दिन लग जाएंगे, 10 फेब आ चुकी होगी। ठीक है जी। अब सुने जरा दोस्त, बायर और सेलर के बीच में डिस्कशन क्या हो रही है। सेलर ने कहा मैं गुड्स पोर्ट पे, गुड्स अपनी शिप पे जो है वो हैंड ओवर कर दूंगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर। बायर ने कहा नहीं। हमने बायर को कहा तुम्हारी पोर्ट तक पहुंचाने, बायर ने कहा नहीं, मुझे कस्टम भी क्लियर करवा के दो। नहीं, कस्टम में गुड्स फंस जाएंगी, मैं फंस जाऊंगा, मुझे कस्टम भी क्लियर करवा के दो। कस्टम क्लियर हो जाएगा तब मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम करूंगा। अब बताएं जी मेरे बच्चों, इस केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने कब बुक करना है, कब ट्रांसफर हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड? सर ट्रांसफर हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टम क्लियरेंस के ऊपर। अच्छा जी। फिर जी सर सेलर सेल्स कब बुक करेगा? सर बायर परचेजेस कब बुक करेगा? है जी, कब बुक करेंगे जी? सर सेलर सेल्स बुक करेगा 10 फेब को, और बायर परचेजेस बुक करेगा सर 10 फेब को, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा कस्टम। ये आमतौर पर ऐसा कब होता है? आमतौर पर ऐसा जब होता है जब बायर को पता नहीं होता कि यार ये जो गुड्स मेरे पास आ रही है क्या कस्टम क्लियर हो पाएंगी या नहीं। तो बायर मोहतात रहते हुए सेलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप मुझे कस्टम भी क्लियर करवा के दें। कस्टम क्लियर होगा तो मैं पैसे दूंगा, मैं जिम्मेदार बनूंगा, अदरवाइज मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अब बताएं सर इस केस में सारे खर्चे, चाहे वो फ्रेट है, चाहे वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है जिसको मैं कहता हूं कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट, ये सारा कौन पे करेगा? सेलर, सेलर और सेलर। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे पूरे सेटअप की छोटी सी समरी। सर ये सेलर का पोर्ट है, ये बायर का पोर्ट है, ये कस्टम क्लियरेंस है।
मुझे बताएं सर एफओबी में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? सर यहां पर। सीआईएफ में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? सर यहां पर। तो सेल परचेज की एंट्री भी यहीं बना लो। सर डिलीवरी एट टर्मिनल में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? यहां पर। और डिलीवरी ड्यूटी पेड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? यहां पर। ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए कि चारों जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स के, उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है। अगर एफओबी लिखा हो तो मैं सर इस डेट पे यानी 1 जनवरी पे सेल परचेज बुक कर लूंगा। सीआईएफ लिखा हो 1 जनवरी पे सेल परचेज बुक कर लूंगा, उसी दिन के डॉलर का रेट पिक करूंगा। बायर के पोर्ट पे ले जाके डिलीवरी एट टर्मिनल वाले केस के अंदर मैं सर सेल परचेज बुक करूंगा 31 जनवरी पे, उसी दिन का डॉलर का रेट लूंगा। और डिलीवरी ड्यूटी पेड यानी कस्टम भी क्लियर करवा के दूंगा, तो सर मैं सेल्स और परचेज बुक करूंगा 10 फेब को। ऐसा ये बात समझ आती है सर? ये बात भेजे में बैठती है। ये सर हमारे पास 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं। सर अगर मैं इस पूरे केस की एक समरी बना दूं तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड एफओबी में कब ट्रांसफर होता है? सेलर की पोर्ट पे। ऐसा ही है। सर सीआईएफ में सेम सेलर की पोर्ट पे, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहनों में गलत कॉन्सेप्ट है कि सीआईएफ में रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो बायर की पोर्ट पर ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर डिलीवरी या टर्मिनल बायर की पोस्ट, बायर की पोर्ट सॉरी, और डिलीवरी ड्यूटी पेड आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, ठीक है जी। अब बताएं सर फ्रेट कौन पे करेगा? सर एफओबी में फ्रेट कौन पे करेगा? सर बायर, क्योंकि उसने कहा जनाब रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा, तो फ्रेट मैं पे करूंगा। इंश्योरेंस बायर पे करेगा, सर वो कह रहा है जी रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा, तो इंश्योरेंस भी मैं पे करूंगा। कस्टम ड्यूटी भी कौन पे करेगा? बायर। डन हो गया। अब सीआईएफ और एफओबी में सिर्फ एक फर्क है कि फ्रेट और इंश्योरेंस बायर की रिक्वेस्ट पे सेलर पे कर रहा होता है, ठीक है जी, लेकिन कस्टम की क्लियरेंस और सारे मामला बायर खुद देखता है, ठीक है जी। डिलीवरी एट टर्मिनल, सर इस केस में सेलर ने रिस्क एंड रिवॉर्ड चूंकि बायर की पोर्ट पर ट्रांसफर करना है, तो बायर की पोर्ट तक का ले जाने का सारा खर्चा इसका। फिर कस्टम ड्यूटी सिर्फ बायर पे करता है। सर आखिरी वाले केस में तो हमने सर बायर को कस्टम क्लियर करवा के देना है, तो सर सारे खर्चे सेलर ने पे करने। देखो उसमें याद रखने वाली चीज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, खर्चे किसने पे किए ये याद ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन सर मैंने पूरी डिटेल में आपको ये इसलिए बता दिया ताकि कल आप जब किसी भी जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएं तो आपको मसला ना। और मैंने आपको कहा था मैं इस कोर्स को इस नियत से पढ़ाऊंगा कि इस कोर्स के पढ़ने के बाद आप सीए फाइनल में जब जाएंगे ना तो आप एक बड़ा अलग माइंडसेट लेके जाएंगे, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो सर आई होप ये आपको सारा समझ आ गया होगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है, और ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें मिलेगा उसी दिन का हम डॉलर का रेट पिक करेंगे और उसी दिन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर सेल बुक करना होगा तो उसी दिन सेल बुक करेंगे जब रिस्क एंड रिवॉर्ड या कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे, उसी दिन का डॉलर का रेट लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम सर। चले जी, अब हम जा रहे हैं जनाब IAS 21 की अकाउंटिंग देखने के लिए, यानी अब हम वो चीजें देखने जा रहे हैं जो हमसे एग्जाम में पेपर में पूछेगा कि जी अकाउंट फॉर कैसे करना है ट्रांजैक्शंस को। देखिए IAS 21 ये कहता है कि जनाब जब मुझे अप्लाई करना हो ना, आप जाएं और अपनी बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में तोड़ दें। बैलेंस शीट में से निकाल लें मॉनेटरी आइटम्स और बैलेंस शीट में से निकाल लें नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। हमने कहा जी ऐसा क्यों? उसने कहा जी मॉनेटरी आइटम की ट्रीटमेंट अलग होगी IAS 21 में, नॉन मॉनेटरी आइटम की ट्रीटमेंट अलग होगी। हमने कहा फिर बताओ मॉनेटरी आइटम होते क्या हैं? उसने कहा जी मॉनेटरी आइटम स्टैंडर्ड ने कहा वो सारे रिसीवेबल्स, वो सारे पेबल्स, वो सारे रिसीवेबल्स, वो सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होने हैं, वो सारे रिसीवेबल्स, वो सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होने हैं, और कैश इटसेल्फ, ये 3 चीजें कहलाएंगी मॉनेटरी आइटम्स। टेक्निकल डेफिनेशन तो उसकी थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। सारे रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, और कैश इटसेल्फ यानी करेंसी नोट्स जो हैं, बैंक बैलेंस जो है, ये हैं आपके मॉनेटरी आइटम्स। इनकी IAS 21 के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, और इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट पे मौजूद सारे आइटम्स नॉन मॉनेटरी हैं। पीपी नॉन मॉनेटरी, इंटेंजिबल्स नॉन मॉनेटरी,
सर हमारे पास शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, रिटेन अर्निंग नॉन मॉनेटरी। सर आपके पास सारी की सारी चीजें नॉन मॉनेटरी हैं, सिर्फ तीन चीजें मॉनेटरी, रिसीवल्स जो कि कैश में सेटल होने, सारे पेबल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वेदर किसी भी नाम से, ठीक है जी, जो कैश में सेटल होने, और कैश। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले टैक्स पेबल, पेबल कैश में देना है, मॉनेटरी। डिविडेंड पेबल, पे करना है कैश में, मॉनेटरी। अकाउंट रिसीवेबल, कैश में रिसीव होना है, मॉनेटरी। लोन रिसीवेबल, लोन दिया था पैसे वापस मिलने, मॉनेटरी। कैश में आना है, कैश में सेटल होना है, कैश में कन्वर्ट होना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब देखें जब कस्टमर से आपको एडवांस मिलता है तो अब आपने बदले में उसको पैसे वापस नहीं करने, गुड्स देने हैं। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक ऐसी लायबिलिटी है जो कैश में सेटल नहीं होगी, तो वो मॉनेटरी नहीं है। तो मॉनेटरी आइटम्स कौन से? तीन। सारे रिसीबल्स जो कि कैश में सेटल होंगे, सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होंगे, और कैश इटसेल्फ। नॉन मॉनेटरी आइटम इनके अलावा बाकी बैलेंस शीट पे मौजूद हर एक चीज नॉन मॉनेटरी है। अब बताएं इसको क्लासिफाई करने का रीजन क्या है। स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, यानी फॉरेन करेंसी में, कोई रिसीवेबल फॉरेन करेंसी में, कोई पेबल फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी कैश पड़ा, कोई रिसीवेबल फॉरेन करेंसी में, कोई पेबल फॉरेन करेंसी में है, या कैश मौजूद है, सर ऐसे मॉनेटरी आइटम को जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, हम हर रिपोर्टिंग डेट पर फॉरेन करेंसी के लिए रीट्रांसलेट करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पर फॉरेन करेंसी के लिए रीट्रांसलेट करेंगे। ये क्या होता है सर? आए जरा एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं जनाब। अज्यूम करें सर मैंने कुछ इन्वेंट्री परचेज की, एक छोटी सी एग्जांपल लेके चल रहा हूं सर, ठीक है जी, इसको प्रिंट वाली एग्जांपल डाल देते हैं। चलो जी, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जनाब, ये कह रहा है कि अहमद लिमिटेड परचेज्ड इन्वेंट्री वर्थ $4,000, $4,000 की इन्वेंट्री हमने खरीदी 29 दिसंबर पे, ठीक है। इन्वेंट्री परचेज की $4,000 में, ठीक है। द कंपनी सेटल्ड द अमाउंट ऑन 8 जनवरी, 8 जनवरी को हमने पैसे पे किए। इसके दरमियान हमारा ईयर एंड आ गया था 31 दिसंबर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन, यानी तीन चीजें सर, तीन डेट्स की डेट्स हैं। एक हमारे पास है सर 29 दिसंबर की डेट, जिस दिन हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए, तो मैं नाम दे रहा हूं सर गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। फिर हमारे पास एक और डेट आई है सर, ये डेट आई है हमारे पास किस तारीख को? 31 दिसंबर को। ये मेरे बच्चों मेरा ईयर एंड है, ठीक है जी। और सर हमारे पास फिर पेमेंट हुई है कब? सर पेमेंट हुई है हमारी 8 जनवरी को, यहाँ हमारी पेमेंट हुई है। तो ये तीन की डेट्स हैं सर। सबसे पहले तो जिस दिन हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ उस दिन मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हो उसी का रेट लेना है। सर ट्रांजैक्शन हुई 29 दिसंबर को, 260 रुपए का रेट था। तो सर हमने एंट्री पास की, किस तारीख को? हम एंट्री पास कर रहे हैं सर 29 दिसंबर को। मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर, इन्वेंट्री डेबिट कितने से जी? $4,000 इंटू 260। IS-21 ने पहला रूल हमें ये सिखाया था कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उसी दिन का रेट पिक करो, 260 रुपए का रेट है। तो 4,000 इंटू 260, ये मेरे पास आता है सर 1.04 मिलियन, 1040000। और पेबल क्रेडिट $4,000 इंटू 260, ये हो जाता है सर मेरे पास 1040000। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने इस एंट्री के बाद अपनी बैलेंस शीट पे दो आइटम्स छोड़ दिए। एक आइटम है इन्वेंट्री, एक आइटम है पेबल। एक आइटम है इन्वेंट्री, एक आइटम है पेबल। इन्वेंट्री एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? सारे रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, इन रिसीव होने, वो सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होने, और कैश। तो सर क्या ये मेरे पास जो पेबल आ रही है कैश में सेटल होना है? यस। IS-21 कहता है इसको हर रिपोर्टिंग डेट पर, यानी हर उस डेट पर जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आमतौर पे हम साल के एंड पे बनाते हैं, आप इस
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इसको रीट्रांसलेट करेंगे। रीट्रांसलेट करने का मतलब है नए रेट पे लेके जाएंगे। नए रेट का मतलब है सर ये 260 पे रिकॉर्ड हुआ है, जैसे जैसे रेट तब्दील होगा आपने इसको इंक्रीज करना है। इन्वेंट्री को नहीं करना, इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने कुछ भी नहीं करना, एक दफा रिकॉर्ड हो जाए छोड़ देना है उसको, आगे हम उसके रूल्स पढ़ेंगे भी, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम जब रिकॉर्ड हो जाए छोड़ दो उसको, खत्म। मसला किसका है? मॉनेटरी आइटम का। मॉनेटरी आइटम क्या है? तीन चीजें, सारे रिसीवेबल्स जो कि कैश में रिसीव होंगे, सारे पेएबल्स जो कि कैश में पे होने, और कैश। अब बताएं सर, भागते दौड़ते हम पहुंचे किस तारीख को? सर हम पहुंचे जनाब 31 दिसंबर। ये आ गया सर हमारा ईयर एंड। जब मेरे बच्चों ईयर एंड आया तो मुझे याद आया कि मेरी बैलेंस शीट के ऊपर एक मॉनेटरी आइटम आ रहा है पेएबल नाम का, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है सर? अब मुझे इसको रीट्रांसलेट करना है, यानी ये 260 पे रिकॉर्डेड है और साल के एंड पे अगले दिन 2 दिनों में 5 रुपया रेट बढ़ गया सर डॉलर का। डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया। अब जब सीधी बात है मैं पे करने जाऊंगा तो 260 थोड़ी पे करूंगा, मुझे जब पेमेंट करना होगी जिस दिन एक्चुअल में, तो पैसे तो बढ़ चुके हैं। अब मेरी लायबिलिटी तो सर 1040 पे रिकॉर्डेड है, ये गलत है, कम रिकॉर्डेड है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो सर मॉनेटरी आइटम को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं, पेबल क्रेडिट बढ़ गया। पेबल, पेबल जब बढ़ता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 5 रुपए, कितना जी? 20,000। अब बताओ सर इसको डेबिट क्या करूं? सर ये एक लॉस है, लायबिलिटी का बढ़ जाना, लायबिलिटी का बढ़ जाना एक लॉस है। तो मैंने एंट्री पास की जी, एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से जनाब? सर 4000 इंटू 5 कितना भैया? 20,000 लॉस हो गया सर मेरा। फॉरेन करेंसी चेंज होने से, उसका रेट चेंज होने से मुझे लॉस हो गया। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। उसका इफेक्ट क्या है? मुझे लॉस हो गया। अब बताएं, मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट किया? हाँ सर बिल्कुल किया। अब मॉनेटरी आइटम आ चुका है कितने पे? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मेरी इन्वेंट्री कितने पे आ रही होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, मेरी इन्वेंट्री कितने पे आ रही होगी? सर मेरी इन्वेंट्री आज भी आ रही होगी सर 1040 पे बैलेंस शीट पे। और सर मेरा पेबल कितने पे आ रहा होगा? पेबल 20,000 बढ़ने के बाद 1060 पे आ रहा होगा। और सर मैंने कोई 20,000 रुपए का लॉस बुक किया है। अब बताएं सर, हमारे पास भागते दौड़ते डेट आ गई कौन सी? 8 जनवरी। इस दिन डॉलर थोड़ा सा और बढ़ गया था, 8 जनवरी पे पहुंचो जी। अब बताओ सर, मैं पैसे पे करने जा रहा हूं, मेरी जेब से जो कैश जाएगा वो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 268। ये याद रखना मेरे बच्चों, हम जब डॉलर पे करते हैं ना तो उसी दिन डॉलर मार्केट से परचेज करके पे करते हैं। डॉलर अब खरीदने गए तो 268 रुपए की पेमेंट करना पड़ जाएगी। तो 268 का हमें डॉलर पड़ रहा है, तो 4000 इंटू 268 ये हमें पड़ रहा है सर 1072,000। अच्छा हमारा पेबल कितने पे आ रहा है? पेबल हमारा आ रहा है सर 1060 पे। अब बताएं सर, इन दोनों का फिर एक डिफरेंस आ गया, क्या करूं सर? अब मैं फिर एक और थोड़ा सा एक्सचेंज लॉस, कितने का भैया? सर 3 रुपए से रेट बढ़ा है, 4000 इंटू 3 यानी 12,000 रुपए का और एक्सचेंज लॉस, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी डिस्कशन में आपने समझा क्या? सर मैंने जो पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की वो उस रेट पे रिकॉर्ड की जिस रेट पे रिस्क एंड अवार्ड मुझे ट्रांसफर हुए थे। जिस दिन का रेट था वही मैंने पिक किया, क्योंकि IS 21 कहता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को जिस डेट पे रिकॉर्ड करना है उसी डेट के रेट पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर एक मॉनेटरी आइटम है इसमें पेबल और एक नॉन मॉनेटरी आइटम है सेंट्री में इन्वेंट्री। जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उसका कुछ भी नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना, रिकॉर्ड हो गया, खत्म कहानी। जो मॉनेटरी आइटम पेबल, उसको आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे रीट्रांसलेट करना है यहां तक कि वो पे ना हो जाए। जब पे हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये बात भेजे में बैठती है सर। तो सर हमारे पास समरी ये ठहरी कि जब भी आपके पास कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी आपने उसको उसी दिन के रेट पे रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने यहाँ 260 पे इसको रिकॉर्ड किया है। फिर दूसरा काम हमने ये किया कि सर उस एंट्री की वजह से अगर हमारी बैलेंस शीट के ऊपर कोई मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स आ गए हैं तो जो मॉनेटरी आइटम है उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने फॉरेन करेंसी के लिए रीट्रांसलेट करना है ताकि वो अपडेटेड अमाउंट के ऊपर आ जाए। ठीक है जी। और अगर सर कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा उसके अंदर तो आपने चेक करना है कि गेन है या लॉस है और उसके हिसाब से आपने गेन और लॉस बुक करना है। ठीक है जी। और फिर एंड पे आके सर जब अल्टीमेटली वो पेबल और रिसीवेबल सेटल हो रहे होंगे
तो अल्टीमेटली आपने जो कैश पे या रिसीव करना है वो देख के मजीद गेन और लॉस निकालना है। ये बात भेजे में बैठती है। तो पूरी डिस्कशन की समरी, मॉनेटरी आइटम्स सर रिसीवेबल्स हैं जो कैश में सेटल होंगे, पेबल्स हैं जो कैश में सेटल होंगे, कैश है सर अगर कोई भी मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी में मौजूद है, आपने उसको हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नए रेट पे ट्रांसलेट करना है, नए रेट पे आपने उसको रिकॉर्ड करना है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा आपने उसको गेन और लॉस के तौर पे बुक करना है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गेन है या लॉस है? देखिए सर अभी इमीडिएटली चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस। अभी तक हमने कोई डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रेजेंटेशन करेंसी पढ़ी। क्या होती है फॉरेन करेंसी का मतलब? वो जो प्रेजेंटेशन करेंसी नहीं है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि IS-21 इज हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास कुछ आइटम्स बैलेंस शीट और पीएनएल में फॉरेन करेंसी में आ रहे हो तो मुझे उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एक छोटा सा हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। अज्यूम करें कि मेरे पास एक रिसीवेबल है। रिसीवेबल एक एसेट होता है। सर मेरे पास $200 का रिसीवेबल है, ठीक है जी। $1 मिसाल के तौर पर सर 250 रुपए का, 250 रुपए का। तो बताएं मेरा रिसीवेबल कितना है जनाब? रिसीवेबल मेरे पास शायद गालिबन 5 लाख रुपए का बनेगा। कितने का बनेगा? 250 इंटू 200, ये आता है सर मेरे पास 50,000। सर डॉलर का रेट बढ़ गया, ये 200 यूएस डॉलर्स ही रहे, लेकिन $1 बढ़ के 258 का हो गया। डॉलर का रेट बढ़ गया। डॉलर का रेट बढ़ जाने से क्या मेरा एसेट बढ़ रहा है? क्या मेरा एसेट बढ़ रहा है? यस सर, एसेट का बढ़ जाना, एसेट का बढ़ जाना, एसेट का इंक्रीज हो जाना मेरे लिए गेन है। तो आइंदा के बाद सर मैंने एक रूल देख लिया कि एसेट का इंक्रीज हो जाना ड्यू टू फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स चेंजेस, सर ये कहलाएगा मेरे पास एक्सचेंज गेन। इसी तरह मेरे बच्चों अगर ये डॉलर का रेट गिर जाता, ये 250 से 240 हो जाता, तो मेरे पास एसेट क्या हो जाता? सर मेरे पास एसेट गिर जाता, और एसेट का गिर जाना ड्यू टू फॉरेन करेंसी रेट चेंजेस, ये मेरे पास है एक्सचेंज लॉस। सिंपल सी बात है, एसेट बढ़े गेन, कम हो जाए लॉस, ठीक है जी। अब मुझे मेरे बच्चों एक चीज ये भी बताओ साथ साथ में, मेरे पास सर एक पेबल है। मैंने सर एक बंदे को सर $200 पे करने हैं। आज डॉलर का रेट 250 रुपए है, तो मैंने 50,000 रुपए उस बंदे को पे करने हैं। अब शाम में पता चला कि डॉलर का रेट, सर डॉलर का रेट 250 से बढ़ के 260 रुपए हो चुका है। अब मुझे नजर आ रहा है प्यारे भाई कि मैंने उसको 50 नहीं बल्कि 52,000 देने हैं। तो देने हैं 50, देने थे 50, देने हैं 52, बढ़ गया। तो ये पेबल का बढ़ जाना, पेबल का बढ़ जाना, या दूसरे अल्फाजों में लायबिलिटीज का इंक्रीज हो जाना ड्यू टू चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, सर लायबिलिटी का बढ़ जाना एक्सचेंज लॉस है। सर लायबिलिटी का कम हो जाना ड्यू टू चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एक्सचेंज गेन है। तो सर इसका मतलब है मेरा एसेट बढ़े गेन, एसेट कम हो जाए लॉस, लायबिलिटी बढ़ जाए लॉस, लायबिलिटी कम हो जाए गेन। बेसिक चीज आपने अपने जहन में रखना है। इसका मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी का रेट जब चेंज होगा, कभी हमें गेन हो रहा होगा, कभी हमें लॉस हो रहा होगा। डॉलर का रेट चेंज होने से कभी हमें गेन हो रहा होगा, कभी हमें लॉस हो रहा होगा। मैंने अभी तक आपको कोई टेक्निकल चीज नहीं सिखाई है, सिर्फ 3 चीजें बताई हैं कि प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है, फिर मैंने आपको ये बताया कि IS-21 क्यों आया, क्योंकि कुछ बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम्स फॉरेन करेंसी में हो सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि सर एक्सचेंज रेट चेंज होने से बाज़ औक़ात मेरे कुछ रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, और कुछ पेबल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। सर इससे मुझे गेन भी हो सकता है, इससे मुझे लॉस भी हो सकता है। एसेट का बढ़ जाना गेन, एसेट का कम हो जाना लॉस।
लायबिलिटी का बढ़ जाना लॉस, लायबिलिटी का कम हो जाना गेन। क्लियर हो गया? ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? हम क्या एक स्टेप और आगे जाएं? एक स्टेप और आगे जाएं सर, जाते हैं सर हम। चलें जी, एक और छोटी सी जो है वो इलस्ट्रेशन देखते हैं। मैं आपको सर ये इलस्ट्रेशंस पढ़ाते रूल्स बताता जाऊंगा, ठीक है जी। और इवेंचुअली जब हम 8-9 इलस्ट्रेशंस देख लेंगे तो ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा सर। हमारे पास हमने एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री यानी परचेज ऑफ इन्वेंट्री देख लिया, अगर हमने फॉरेन करेंसी में खरीदी हो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। अब हम देख रहे हैं सेल ऑफ इन्वेंट्री को। देखिए हमारे पास अज्यूम करें इन्वेंट्री मौजूद है 1 लाख रुपए की, ये हमने अपनी लोकल करेंसी में खरीदी थी पाकिस्तान से, या प्रोड्यूस की थी 1 लाख रुपए की। डन। फिर $950 की हम इसको बेच रहे हैं सर 30 दिसंबर को, $950 का, ठीक है। और हमें कैश मिलेगा 2 जनवरी को, लेकिन इन दो डेट्स के बीच में 31 दिसंबर पड़ेगी जो ईयर एंड है हमारा। ये सर हमारे पास फिर 3 डेट्स इंपॉर्टेंट होगी। एक हमारे पास आ गई सर 3 की डेट्स में हमारे पास एक डेट आ गई 29 दिसंबर, सॉरी 30 दिसंबर, जिसमें हमने गुड्स बेची हैं। 31 दिसंबर जो हमारा ईयर एंड है, और हमारे पास सर 2 जनवरी को हमने पैसे रिसीव किए, ठीक है जी। तो सर मेरे पास इस 30 तारीख को एक्सचेंज रेट 140 रुपए का, इस 31 दिसंबर को 142 का है, और जब हमें रिसीव हुए पैसे तो 143.5 का हो चुका था। तो सर ये 3 डेट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। IAS 21 कहता है जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करो। तो हम अज्यूम कर रहे हैं सर हमने जब गुड्स बेची होंगी तो हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए होंगे। तो 30 दिसंबर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए, तो सेल की एंट्री तो यही बननी चाहिए। सेल की एंट्री क्या पास होगी ये देखिएगा सर। 30 दिसंबर पे हमने एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। उस दिन का रेट कितना जी? 950 मल्टीप्लाई बाय 140। तो हमारे पास सर 950 मल्टीप्लाई बाय 140 ये आता है जी 133,000। और हमारे पास सर सेल्स क्रेडिट 133,000, ऐसा। अगली ही एंट्री मैंने एक और पास की होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज में तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। कांस्टेंट का मतलब है हमें पता है कितना जी, 1 लाख। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 1 लाख। ऐसे ही मेरे बच्चों, इसके बाद मेरी बैलेंस शीट के ऊपर एक अकाउंट रिसीवेबल नाम का एसेट आ चुका है जो कि मॉनेटरी आइटम है, जो कि मॉनेटरी आइटम है, ठीक है जी। क्या जनाब? मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम क्यों सर? मॉनेटरी आइटम वो सारे आइटम्स हैं जो सर 3 चीजें, रिसीवेबल जो कि कैश में रिसीव होगा, पेबल जो कि कैश में पे होगा, और कैश, ठीक है जी। ये डेफिनेशन हमें अभी तक याद है सर। इन्वेंट्री, सॉरी रिसीवेबल जो कि कैश में सेटल होगा, पेबल जो कि कैश में सेटल होगा, और कैश। ये 3 मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम को आपने करना क्या है सर? आपने रीट्रांसलेट करना है हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पर, किस करेंसी में? प्रेजेंटेशन करेंसी में। तो मुझे बताया अब मैं क्या करूं सर? मैं अकाउंट रिसीवेबल को तो ले आया हूं सर, इसके बाद सर मेरे पास ये अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए, और हमारे पास डेट आ गई कौन सी? 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस रिसीवेबल को इंक्रीज करना है, क्योंकि सर मेरे पास डॉलर 2 रुपए बढ़ गया। मैं तो खुश हो गया यार, 140 रुपए का डॉलर था, $950 मिलने, माशाल्लाह डॉलर 2 रुपए और महंगा हो गया। तो फायदा हो गया सर हमें। अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा कि एसेट का बढ़ जाना फायदे में। तो सर मैंने एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल फर्दर इंक्रीज हुआ कितने से जी? $950 इंटू 2 रुपए। 950 इंटू 2 रुपए मेरे पास बनता है सर कोई 1900 रुपए। और मैंने क्रिएट किया सर एक्सचेंज गेन 1900 रुपए। डन। मेरे पास सर ये मॉनेटरी आइटम साल के एंड पे रीट्रांसलेट हो गया सर। फिर हमारे पास डेट आई 2 जनवरी। 2 जनवरी तक माशाल्लाह डॉलर और 1.5 रुपया बढ़ गया था, बहुत अच्छी बात है जी। हमारे पास 2 जनवरी को फिर मैंने एंट्री पास की। 2 जनवरी को एंट्री क्या पास की सर मैंने? कैश रिसीव हो गया सर इस डेट पे। अब जब कैश रिसीव हुआ ना, तो जो मुझे डॉलर मिले होंगे उस दिन का रेट जो चल रहा होगा 950 इंटू 143.5, तो मुझे सर कोई 136,325 सर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है कितने से? जो बुक हुआ हुआ है सर 1,33,000 प्लस 1900, 1,33,000 प्लस 1900, सॉरी कितने बनते हैं सर ये?
ये बंदा सर मेरे पास 134,900, इससे मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ सर, लेकिन सर मुझे तो पैसे ज़्यादा मिले। हाँ सर, वो इसलिए ज़्यादा मिले कि ₹1.5 डॉलर और बढ़ गया, तो मेरे पास मज़ीद एक्सचेंज गेन आ गया 1425। ऐसा जी। तो अब बताएं सर, इन्वेंट्री खरीदेंगे और पैसे नहीं पे करेंगे, पेबल होगा तो एक मॉनेटरी आइटम, इन्वेंट्री बेचेंगे और पैसे नहीं रिसीव होंगे तो रिसीवेबल आएगा एक और मॉनेटरी आइटम। तो आई होप आप इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ 2 बेसिक ट्रांजैक्शंस बताई। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं सर। आज हमने सर सबसे पहली चीज पढ़ी, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसको बाय लॉ आप पे इम्पोज किया गया है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी करेंसी में बनाने, और पाकिस्तान में ये करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है, पीकेआर। ठीक है जी। फिर हमने दूसरी चीज पढ़ी कि सर सारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को आपने उसी डेट पे रिकॉर्ड करना है जिस डेट पे रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो जाए, और आपने सर उसी डेट के रेट पे उसको रिकॉर्ड करना है अगर वो फॉरेन करेंसी में, यानी सारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस जिस डेट पे रिकॉर्ड होनी है उसी डेट के रेट पे रिकॉर्ड होनी है। फिर हमने तीसरी चीज ये पढ़ी सर, हमारे पास 4 किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होते हैं। हमने सर उसमें सबसे पहली चीज ये देखी, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये था कि बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पोर्ट पर ट्रांसफर होगा। सीआईएफ में भी सेलर के पोर्ट पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। डिलीवरी एट टर्मिनल में बायर की पोर्ट तक ले जाके गुड्स आपने पहुंचाने, तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। और डिलीवरी ड्यूटी पेड जो चौथा केस था, उसमें तो इवन क्लियरेंस करवानी पड़ेगी कस्टम से, तब जाके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। तो सर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो, सेलर सेल्स बुक करेगा और बायर जो है वो परचेज बुक करेगा और उसी दिन के रेट पे बुक करेगा। फिर हमने पढ़ा सर मॉनेटरी आइटम सिर्फ 3 चीजें हमारे पास, वो सारे रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होंगे, वो सारे पेबल्स जो कि कैश में सेटल होंगे, और कैश इटसेल्फ। ठीक है जी। बैलेंस शीट पे मौजूद इन 3 मॉनेटरी आइटम्स को अगर ये फॉरेन करेंसी में है तो हर रिपोर्टिंग डेट पे रीट्रांसलेट करना है जब तक के पे ना हो जाए। और सर जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं वो एक दफा रिकॉर्ड होंगे तो उसके बाद फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी। हमने सर परचेज का केस देखा। परचेज के केस में अगर पे आपने बाद में करना है तो पेबल क्रिएट होगा, वो एक मॉनेटरी आइटम है, उसको रिट्रांसलेट करना है। और सेल के केस में सर एक रिसीवेबल जनरेट होगा अगर आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है, और अगर वो फॉरेन करेंसी में तो उसको रिट्रांसलेट करना है। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।